हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में मैं नेटफ्लिक्स पे रिलीज हुई डेली क्राइम सीजन 2 को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही मूवीज और टीवी सीरीज एक्सप्लेनेशंस के लिए। सीजन 2 की शुरुआत होती है और हमें डीसीपी वर्तिका बताती है कि दिल्ली जैसे बड़े शहरों में आबादी जहां की बहुत ज्यादा होती है और जहां की पुलिस अंडरस्टाफ्ड होती है, इतने बड़े शहर को संभालना बहुत मुश्किल होता है और कभी कभी तो उन्हें ऐसे गुनाहों और गुनहगारों का चेहरा दिख जाता है जो सबके समझ के परे होता है। ये रात का समय है और हम एक बूढ़े कपल को देखते हैं। उनके घर में सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉल्ड होता है, लेकिन तभी आधे रात में उनके घर में एक गैंग घुसता है और उस बूढ़े कपल को जान से मार देता है। अगले सीन में इंस्पेक्टर भूपेंद्र सिंह को देखते हैं, जो दिल्ली पुलिस में काम कर रहा कंप्यूटर एनालिस्ट आशुतोष को कहता है कि उसे अपनी बेटी के लिए शादी का प्रोफाइल बनवाना है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उसकी बेटी रेबा अपना फोटो देने वाली नहीं है, इसीलिए आशुतोष को कोई जुगाड़ लगाना होगा। इसके बाद हम इंस्पेक्टर नीति को देखते हैं, जो काम पर जाने के लिए रेडी होती है। तो वहीं डीसीपी वर्तिका भी ब्रेकफास्ट कर रही होती है और अपने हस्बैंड के साथ वो बात कर रही होती है कि दिल्ली में क्राइम रेट 20% इंक्रीज हो गया है। इसके बाद उन्हें उनकी बेटी चांदनी कॉल करती है, जो टोरंटो में है, और वर्तिका काफी टेंशन में रहती है क्योंकि उसकी बेटी उसे कभी कॉल करती ही नहीं। कम से कम दिन में एक बार तो कॉल कर लेना चाहिए, लेकिन चांदनी गुस्सा बहुत हो जाती है क्योंकि वो इतनी दूर है, फिर भी उसके पेरेंट्स उसे कंट्रोल ही करते रहते हैं। आगे देखते हैं कि भूपेंद्र और नीति को पता चलता है कि मल्टीपल मर्डर हुआ है। नीति घर से जल्दी निकलने वाली होती है, लेकिन उसे पता चलता है कि उसकी माँ यानी कि उसकी सासू माँ उसका ऑफिस कार लेकर सब्जी बाजार चली गई है। इसीलिए उसका हस्बैंड देवेंद्र, जो आर्मी में है, वो उसे पुलिस स्टेशन छोड़ता है। थोड़ी देर के बाद वर्तिका भी उस मर्डर सीन में पहुंचती है और पता चलता है कि उस बूढ़े कपल का नाम राकेश और प्रोमिला अरोरा है और दोनों एम्स के रिटायर्ड डॉक्टर्स थे। और जब इनकी मेड मीना सुबह आई तो दरवाजा खुला हुआ था और उसी ने सबसे पहले पुलिस को कॉल किया। और जब वो अंदर जाती है तो वो डेड बॉडीज को देखती है, जिसका सिर कुल्हाड़ी से कुचल दिया गया था। भूपेंद्र डीसीपी वर्तिका से बात करते हुए बताता है कि घर का सारा सामान भी चोरी हो गया है। लगता है कि यहाँ एक से ज्यादा अटैकर्स थे। वर्तिका उन्हें कहती है कि सीसीटीवी कैमरा का फुटेज मंगवाओ। दूसरा पुलिस ऑफिसर जयराज पास के घर वाले आदमी को इंट्रोगेट करता है और पता चलता है कि उसने रात के 2 या 2:30 बजे अरोरा के घर में एक आदमी को देखा था, जो कच्छा और बनियान पहना हुआ था। तभी उस घर में आती है उस बूढ़े कपल की बेटी, जिसका नाम है अनीता अरोरा, जिसे पता है ही नहीं कि उसके पेरेंट्स के साथ क्या हुआ है। तो वहीं हम नीति को देखते हैं, जो अभी तक पहुंची भी नहीं है। अनीता वर्तिका से मिलती है और वर्तिका कहती है कि मुझे तुमसे अकेले में बात करना है। अनीता बहुत घबरा रही होती है, लेकिन तभी वहां फॉरेंसिक की टीम पहुंचती है, जो अपने काम पर चले जाते हैं और अनीता को पता चलता है कि पिछले रात उसके पेरेंट्स को मार दिया गया था। अनीता को जैसे धक्का लग जाता है, वो तो विश्वास ही नहीं कर पा रही और वो कहती है कि उसके अंकल आंटी भी कल यहीं थे, वो कहाँ हैं? वर्तिका बताती है कि उनका भी वही हाल हुआ। लेकिन तब एक फोटोग्राफर चुपके से उनका फोटो ले रहा होता है और जयराज उसे पकड़ने के लिए बाहर निकलता है। अनीता अपने पेरेंट्स को देखना चाहती है, लेकिन डीसीपी वर्तिका मना कर देती है और आखिरकार वहां नीति आती है और वर्तिका अनीता से कहती है कि नीति हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी। वर्तिका और भूपेश घर के अंदर जाते हैं और डाइनिंग टेबल पर पूरा खाना बिखरा होता है। मेड बताती है कि जब वो रात में अपने घर गई थी तो वो सारा खाना फ्रिज में रख कर गई थी। अब इन सब के बाद भूपेंद्र को लगने लगता है कि ये कहीं वही गैंग तो नहीं, लोगों का सिर फोड़ना, ये तो उसी गैंग का सिग्नेचर स्टाइल है। वर्तिका अनीता से कहती है कि आप अपने पेरेंट्स के साथ एम्बुलेंस में जा सकती हैं, लेकिन हो सके तो आप अपने पेरेंट्स का चेहरा मत देखिएगा। अनीता एम्बुलेंस में बैठकर रो रही होती है और वो देख लेती है कि उसके मम्मी पापा को कैसे मारा गया है। अब फाइनली सीसीटीवी फुटेज मिल जाता है और ये देखकर उन्हें आखिरकार समझ आ जाता है कि ये गैंग कोई और नहीं बल्कि कच्छा बनियान गैंग ही है और ये गैंग फिर से एक्टिव हो गया है, जो सिर्फ बुजुर्गों को अपना शिकार बनाते हैं, लेकिन उन्हें आखिरी बार 90s में देखा गया था। अब इसके बाद डीसीपी वर्तिका भूपेंद्र को साउथ दिल्ली की सिक्योरिटी का ड्यूटी देती है और वो सुभाष को बोलती है कि तुम सीनियर सिटीजन का लिस्ट बनाकर मुझे दो, जिन लोगों को ये ग्रुप टारगेट बना सकते हैं। वर्तिका कमिश्नर से बात करती है और वो कमिश्नर को कच्छा बनियान गैंग के बारे में बताती है। कमिश्नर उसे कहता है कि मीडिया को इस बारे में पता नहीं चलना चाहिए जब तक हम इस बारे में श्योर नहीं हो जाते हैं।
नीति हॉस्पिटल जाती है ऑटोप्सी रिपोर्ट मांगने के लिए, लेकिन वहां उसे अनीता के अंकल आंटी यानी कि मिस्टर एंड मिसेस मेनन के केयर टेकर मिलता है, जो उनके बॉडी को कलेक्ट करने के लिए आया है। लेकिन नीति उसे समझाती है कि अभी ऑटोप्सी चल रहा है। वर्तिका अपने घर पहुंचती है और उसका हस्बैंड ये सुनकर कि ये कच्चा बनियान गैंग का किया धरा है, वो सोचता है कि ये केस काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा और इसे सॉल्व करना बहुत मुश्किल होगा। लेकिन वर्तिका को एक बात खटक रही है कि इस गैंग को 90s में देखा गया था और ये लोग रेलवे स्टेशन के आसपास रहने वाले लोगों को टारगेट बनाते थे। लेकिन इस बार वो लोग गेटेड कम्युनिटी को अपना निशाना बना रहे हैं, जो साउथ दिल्ली में रहते हैं, और उसके ऊपर से वो लोग एविडेंस भी छोड़ रहे हैं। अगले दिन अनीता अपने मम्मी पापा के घर में आती है, तो वहीं पुलिस इस केस की ब्रीफिंग कर रहे होते हैं और कच्चा बनियान गैंग के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं कि उन्होंने पहले क्या क्या किया है। वर्तिका बताती है कि ये गैंग अपने विक्टिम्स को हथौड़े, कुल्हाड़ी, आयरन रॉड से मारते हैं और ये लोग अपने पूरे शरीर पर तेल लगाते हैं ताकि इन्हें कोई पकड़ न सके। अपने विक्टिम्स को मारने के बाद वो उनके खाने को खा लेते हैं और पूरे घर को गंदा करते हैं। इसके बाद जो नहीं होना था वही होता है। अनीता देखती है कि मल्टीपल मर्डर का न्यूज़ टीवी पर टेलीकास्ट किया जा रहा है और ये खबर उसके मॉम और डैड के बारे में, जिसे देखकर वो बहुत गुस्सा हो जाती है। वर्तिका ये जानकर भूपेंद्र को कहती है कि जाकर आशुतोष को बोलो ये सब संभालने के लिए। अब कमिश्नर भी वर्तिका को कॉल करता है और उसे कहता है कि मुझे जवाब चाहिए कि ये सब क्या हो रहा है। इसके बाद होम मिनिस्टर कमिश्नर को कॉल करता है और वो कमिश्नर से पूछता है कि दिल्ली में ये सब क्या चल रहा है, उसे जवाब चाहिए। कमिश्नर वर्तिका को बोलता है कि तुम ये सब कंट्रोल करो और कहता है कि तुम्हें अपनी टीम में कोई ऐसा चाहिए जो ऐसे केस को पहले भी हैंडल कर चुका है, और कहता है अपनी टीम में वीरेंद्र चड्ढा को शामिल करो, जो कि एक रिटायर SHO है। वर्तिका के कहने पर भूपेंद्र और जयराज वीरेंद्र चड्ढा के घर पहुंचते हैं। भूपेंद्र चड्ढा से कहता है कि आपको तो ऐसे केस को सॉल्व करने का काफी एक्सपीरियंस होगा, तो आप हमारे साथ जुड़ जाइए। चड्ढा पूछता है मुझे क्या मिलेगा। वो इस काम के लिए हाँ तभी कहेगा जब उसे बदले में उसका रुका हुआ पेंशन उसे मिले। भूपेंद्र ये बात वर्तिका को बताता है। वर्तिका गुस्सा हो जाती है कि ऐसे समय में उसे अपनी पेंशन की पड़ी है, उसे पहले यहाँ आने के लिए तो बोलो। दिल्ली पुलिस कंट्रोल रूम में कच्चा बनियान का गैंग का एक आदमी फोन करता है और जब वर्तिका रात में सोने के लिए जाती है तभी उसे कंट्रोल रूम से कॉल आता है और वर्तिका वो कॉल रिकॉर्डिंग को सुनती है। और तभी भूपेंद्र उसे कॉल करता है और उसे बताता है कि दूसरे पुलिस स्टेशन से कॉल आया है जहां भी एक मर्डर रिपोर्ट हुआ है, बिल्कुल कच्चा बनियान गैंग के स्टाइल में। वर्तिका अपना नींद छोड़कर पहुंचती है उस मर्डर सीन में और उस बॉडी को देखती है। उस बूढ़ी औरत का नाम डिम्पी मूंगा होता है और वहां वर्तिका डिम्पी की ग्रैंड डॉटर रितिका से मिलती है, जो शॉक में है। वो और भूपेंद्र अंदर जाते हैं और दोनों ऊपर जाते हैं जहां एक और डेड बॉडी होता है, डिम्पी के हस्बैंड मनीष मूंगा का। वहां उन्हें खून के निशान मिलते हैं। वर्तिका अपने टीम से बात करते हुए बताती है कि इस घर में CCTV कैमरा नहीं है, तो जाकर बाहर ढूंढो, रास्ते में कोई CCTV कैमरा जरूर होगा, क्योंकि इस बार कच्चा बनियान गैंग के पास भागने के लिए एक गाड़ी था, उस गाड़ी को ढूंढो। और वर्तिका फॉरेंसिक टीम में काम कर रहे एक मेंबर जेकब को बोलती है कि मुझे इस केस और अरोड़ा मर्डर केस का पूरा एनालिसिस चाहिए। वर्तिका रितिका से मिलती है और उसे पूछती है कि तुमने क्या देखा था। वो बताती है कि जब वो रात में सो रही थी तो बहुत जोर से वो आवाज सुनी और जैसे ही वो अपने दादी को देखी तो उसका चेहरा खून से लथपथ था। अगले दिन पुलिस स्टेशन में वीरेंद्र चड्ढा पहुंचता है, जो उन्हें बताता है कि उसे इस तरह के केस को हैंडल करने का पूरा एक्सपीरियंस है। वो आगे बताता है कि ऐसे गैंग के लोग ऐसे ट्राइब से आते हैं जो लोग बहुत गंदे होते हैं, और वो एक फोटो दिखाता है और कहता है इसे देखिए, ये बिल्कुल जानवर जैसा दिखता है, और उनके हथियार का फोटोज दिखाता है। और वो कहता है कि इनका गैंग दिल्ली में ही नहीं पूरे देश में फैला हुआ है। वर्तिका सुभाष जयराज को चड्ढा के साथ भेजती है उस जगह जहां ये ट्राइब्स के लोग रहते हैं। चड्ढा वर्तिका से अपने पेंशन के बारे में पूछता है। वर्तिका कहती है कि इन सब में टाइम लगता है, पर वो करवा देगी। पुलिस फोर्स की एक टीम शाहदारा पहुंचती है, जहां पर ज्यादातर चोर डकैत ही रहते हैं, और इस जगह को चड्ढा बहुत अच्छे से जानता है। यहाँ वो लोग जाकर बहुत सारे लोग को अरेस्ट कर लेते हैं। वर्तिका आशुतोष से पूछती है कि अरोरा हाउस से वो फुटेज लीक कैसे हुआ। आशुतोष कहता है कि काम चल रहा है। वर्तिका उसे कहती है कि उस क्राइम सीन में जितने भी लोग थे सभी का कॉल रिकॉर्ड निकालो। आशुतोष घबराते हुए कहता है कि वहां तो उस वक्त सभी पुलिस लोग ही थे। वर्तिका कहती है तुम सबका निकालो, मेरा भी।
और वो अपने पूरे टीम से कांटेक्ट करते हुए कहती है कि जिसने भी सीसीटीवी फुटेज लीक किया है वो उनमें से ही एक है। और वर्तिका उनसे कहती है कि आप लोगों ने गलती से भी वो न्यूज़ किसी को बताया हो तो यही सही टाइम है, आप मुझे बता दीजिए। नीति अपने हस्बैंड देवेंद्र को कॉल करती है और वो देवेंद्र से पूछती है कि मैंने तुम्हें कच्छा बनियान गैंग के बारे में बताया था, तुमने किसी और को तो नहीं बताया, क्योंकि ये न्यूज़ काफ़ी सेंसिटिव है और किसी ने इसे न्यूज़ चैनल में लीक कर दिया। देवेंद्र ये सुनकर गुस्सा हो जाता है कि तुम मुझ पर इल्ज़ाम लगा रही हो और वो फ़ोन काट देता है। कुछ दिन के बाद नीति को अरोरा मर्डर केस का ऑटोप्सी रिपोर्ट मिल जाता है। पुलिस स्टेशन में देखते हैं उन ट्राइब्स लोगों को जिनको अरेस्ट किया गया है शाहदारा से, उन सभी से पूछताछ किया जाता है और जब तक ये नहीं पता चल जाता कि इन लोगों में से कच्छा बनियान गैंग में कौन कौन है, चड्डा किसी को जाने नहीं देने वाला। वर्तिका ये देखकर गुस्सा हो जाती है कि औरतों और बच्चों को यहाँ लाने की क्या जरूरत थी। जयराज कहता है कि इन औरतों का भी क्रिमिनल रिकॉर्ड है, इसलिए उन्हें लाना पड़ा, तो बच्चे अकेले घर पे क्या करते हैं। लेकिन वर्तिका कहती है कि रात होने से पहले उन्हें यहाँ से निकालने के लिए। वर्तिका के सामने एक औरत आती है रोते हुए और कहती है कि वो ये सब गलत काम नहीं करती। फिर वो अचानक से बेहोश हो जाती है। चड्डा कहता है कि ये लोग का काम ही है लोगों को बेवकूफ बनाना। आशुतोष वर्तिका को बताता है कि यहाँ जितने लोग खड़े हैं उनमें से 2 लोगों की लोकेशन हिस्ट्री से पता चला कि 2 दिन पहले वो लोग उसी जगह पर गए जहाँ अरोरास का मर्डर हुआ था, और शायद ऐसा हो सकता है कि वो लोग घर आइडेंटिफाई करने गए हों। उन दोनों का नाम आज़ाद और जुगनू होता है और उन दोनों को इंट्रोगेट किया जाता है और जुगनू बताता है कि उनमें से कोई भी कच्छा बनियान गैंग में नहीं है। लेकिन वर्तिका पूछती है कि तुम 2 दिन पहले उस घर के पास क्यों गए थे, क्या कर रहे थे। अब इससे पहले वो लोग कुछ बोलते जयराज एक सीसीटीवी फुटेज दिखाता है अरोरा मर्डर के 2 दिन पहले का, और उनके घर के सामने ये ही दोनों होते हैं। आशुतोष वर्तिका को बताता है कांस्टेबल रुमाल सिंह के बारे में, जो उस दिन यानी जिस दिन उन्हें अरोरा मर्डर केस के बारे में पता चला, उस दिन रुमाल सिंह एक रिपोर्टर के साथ लगातार कांटेक्ट में था। अब ये जानकर वर्तिका बिना समय गवाए रुमाल सिंह को सस्पेंड कर देती है और ये बात वो अपने कमिश्नर को इन्फॉर्म करती है और बताती है कि उन्हें 2 लोग मिल गए हैं। कमिश्नर कहता है जितना जल्दी हो सके मीडिया को ये बात बता देना चाहिए ताकि लोगों को ये लगे कि अब वो लोग सेफ हैं। अगले दिन वर्तिका से मिलने के लिए सेलिब्रिटी लॉयर विनीत सिंह आता है, जो यहाँ आया है उन ट्राइबल लोगों के लिए, और पूछता है कि आप लोगों ने उन्हें क्यों पकड़ कर रखा है, सिर्फ इसलिए कि वो लोग डीनोटिफाइड ट्राइब्स हैं। वर्तिका बताती है कि उन्हें सिर्फ क्वेश्चनिंग के लिए यहाँ बुलाया गया है। विनीत सिंह ट्राइबल लोगों के सपोर्ट में कहता है कि इंडिया के इंडिपेंडेंस के बाद भी उन्हें इंडिपेंडेंस नहीं मिला, 70 साल के बाद भी नहीं, अभी भी उन्हें क्रिमिनल की तरह ट्रीट किया जाता है। वर्तिका पूछती है कि आप यहाँ क्यों आए हैं। विनीत सिंह कहता है कि इन ट्राइबल लोगों के खिलाफ सोशल बॉयकॉट शुरू हो गया है और ऐसे लोग जो नीचे पोस्ट में काम करते हैं डर कर लोग उन्हें फायर कर रहे हैं, और ऐसा हो सकता है कि इनमें से कुछ क्रिमिनल्स हैं, सब तो नहीं है। भूपेंद्र से वर्तिका को पता चलता है कि विनीत सिंह भी ट्राइबल कम्युनिटी से बिलोंग करता है। भूपेंद्र से बात करते हुए वर्तिका पूछती है कि एज अ पुलिस फोर्स हम लोग क्या गलत कर रहे हैं कि क्राइम कम ही नहीं हो रहा। भूपेंद्र कहता है ये सोचने का टाइम हमें मिलता ही कहाँ है, इससे पहले तो दूसरा क्राइम हो जाता है। इसके बाद दोनों ही एक दूसरे के बच्चों के बारे में बातें करते हैं। तभी वर्तिका देखती है बाहर कुछ लोगों को प्रोटेस्ट करते हुए। नीति जुगनू और आजाद को लेकर हॉस्पिटल पहुंचती है उनका मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए। नीति को वहां पर उसका हस्बैंड देवेंद्र कॉल करता है। वो उससे बात कर ही रही होती है कि तभी वहां से वो लोग भागने की कोशिश करते हैं। नीति उनका पीछा करती है पर वो लोग भाग चुके होते हैं। तो एपिसोड 3 के स्टार्टिंग में हमें दूसरा परिवार दिखाया जाता है और उस घर में रह रहे बूढ़े कपल को भी जान से मार दिया जाता है। पुलिस और फॉरेंसिक टीम को समझ आता है कि ये कच्छा बनियान गैंग का ही किया धरा है, लेकिन ये मर्डर रिपोर्ट होने से 6 से 7 घंटे पहले किया गया है। इसका मतलब ये है कि जब वो दोनों यानी कि जुगनू और आज़ाद पुलिस कस्टडी से भागे, उसके 3 घंटे के अंदर ही उन लोगों ने दूसरा मर्डर कर दिया। अब न्यूज़ में भी ये दिखाया जाता है और सारा इल्ज़ाम दिल्ली पुलिस पर डाला जाता है कि ये मर्डर उनकी लापरवाही के नतीजे से ही हुआ है, क्योंकि वो दोनों खूनी उनके कस्टडी से भाग गए। डीसीपी वर्तिका बहुत गुस्से में होती है और वो नीति से जवाब मांगती है कि तुम उस वक्त क्या कर रही थी जब जुगनू और आज़ाद वहां से भाग गए। नीति कहती है कि वो फोन पर बात कर रही थी। वर्तिका गुस्से में कहती है कि मुझे तुम्हें अभी सस्पेंड कर देना चाहिए था, और वर्तिका गुस्से में उसका लीव एप्लीकेशन कैंसिल कर देती है, वो लीव जिसमें नीति और देवेंद्र मसूरी जाने वाले थे।
भूपेंद्र और वर्तिका बात कर रहे होते हैं और उन्हें लगता है कि इस गैंग में कम से कम 5 लोग तो होंगे ही। वर्तिका सोचती है कि वो लोग बहुत स्मार्ट हैं, वो लोग पीछे कुछ भी नहीं छोड़ते और सोचती है उनसे कुछ तो मिस हो रहा है। रास्ते पर दिल्ली पुलिस के खिलाफ प्रोटेस्ट किया जा रहा है। अनीता पुलिस ऑफिसर सुधीर से बात करते हुए बताती है कि उसके घर से उसकी मम्मी का कीमती लॉकेट चोरी हो गया है। तो वहीं उसके पापा के बैंक स्टेटमेंट से पता चला कि उन्होंने कुछ दिन पहले ही 2 लाख रुपए निकाले थे। तो वहीं हम पुलिस स्टेशन में देखते हैं कि चड्डा उन ट्राइबल लोगों को मारता है, टॉर्चर करता है, ये जानने के लिए कि जुगनू और आजाद कहाँ गए हैं। और उनसे पता चलता है कि आजाद की एक बहन है, शायद वो दोनों वहां गए होंगे। वर्तिका कमिश्नर से मिलती है जो बहुत गुस्से में है और वर्तिका उससे कहती है कि 24 घंटे के अंदर अंदर वो मर्डरर्स लॉकअप में होंगे। चड्डा पुलिस फोर्स के साथ आजाद की बहन के घर जाता है और पूरे घर की तलाशी लेता है और उसकी बहन और पूरे परिवार को अरेस्ट कर लेता है। पिछले रात नीति अपने घर नहीं गई थी, इसलिए देवेंद्र उससे मिलने के लिए पुलिस स्टेशन आता है और नीति उसे बताती है कि एक और अटैक हो गया है और उसके कस्टडी से जुगनू और आजाद भाग गए और इस वजह से उसका लीव भी कैंसिल हो गया। ये सुनकर देवेंद्र बहुत गुस्सा होता है कि तुमने प्रॉमिस किया था कि तुम मेरे साथ चलोगी और कहता है कि इससे अच्छा तो तुम सस्पेंड ही हो जाती। देवेंद्र नीति की बात समझने को तैयार ही नहीं है और दोनों के बीच झगड़ा हो जाता है। तो वहीं चड्डा आजाद की बहन सपना को टॉर्चर करता है और उसके परिवार को मारता पीटता है, ये पता लगाने के लिए कि उसका भाई है कहाँ। सपना बाथरूम में जाती है और जब कांस्टेबल फोन में बिजी होती है तो वो वहां चुपके से निकल जाती है। वर्तिका को उसकी बेटी चांदनी के कॉलेज से एक ईमेल आता है और वो गुस्से में अपने बेटी को कॉल करती है, उसे पूछती है कि तुम अपने क्लासेस बंक क्यों कर रही हो। वो उसे जवाब मांगती है तो इस पर चांदनी भी गुस्सा हो जाती है क्योंकि ये उसका सोने का समय है और कहती है कि आप कभी टाइम देखकर तो कॉल कर लिया करो, इस बारे में मुझे अभी बात नहीं करना, और वो फोन काट देती है। डीसीपी वर्तिका के ऑफिस में आजाद की बहन आ जाती है और वो डीसीपी से भीख मांगती है कि उसकी फैमिली को छोड़ दिया जाए, लेकिन वर्तिका का दिमाग तो वैसे ही खराब है और वो उस पर चिल्लाती है कि तुम लोग पहले चोरी करते थे, अब मर्डर करते हो, तुम लोग हमारी मदद करने के बजाय तुम सच छुपा रहे हो, और उसको वहां से ले जाया जाता है। लेकिन वर्तिका को लगता है कि उसने चिल्लाकर गलती की, इसीलिए वो उससे बात करती है और वो डीसीपी को बताती है कि आजाद उसका दूर का भाई है और सिर्फ उनके बैकग्राउंड के वजह से पूरे फैमिली को टॉर्चर करना ये गलत है। और वो डीसीपी को बताती है कि चड्डा उन लोग से ये बोला था कि जो भी उसे 15,000 देगा वो उसका नाम कच्चा बनियान गैंग से हटा देगा। डीसीपी गुस्से में चड्डा से बात करती है और वो चड्डा को याद दिलाती है कि उसके पास उसके काले करतूतों का सारा इन्फॉर्मेशन है कि चड्डा कैसे एसएचओ के पोस्ट में रहकर अपने लिए एक नया फार्म हाउस बना लिया था। इसीलिए वो चड्डा को बोलती है कि तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए, हमें आपकी जरूरत नहीं है। अब अगले दिन पुलिस स्टेशन में वो लॉयर आता है और वो अपने साथ जुगनू और आजाद को लेकर आता है और पुलिस उन दोनों को अरेस्ट कर लेती है और वो वर्तिका को कहता है कि दोनों इनोसेंट हैं। इसके बाद लॉयर दिखाता है एक सीसीटीवी फुटेज जिसमें हम देखते हैं कि जुगनू और आजाद पुलिस कस्टडी से भागते ही सीधा उस लॉयर से मिलने गए थे। जब वो मर्डर हुआ तो वो लॉयर के साथ रूम में ही थे। फिर दोनों यानी कि जुगनू और आजाद बताते हैं कि वो लोग अरोरा मर्डर के 2 दिन पहले उस कम्युनिटी में क्या कर रहे थे। वो बताते हैं कि उन्हें पता चला था कि अरोड़ा के बगल वाले घर में बहुत सारा ब्लैक मनी है जिसे वो चुराने का सोच रहे थे और उनका प्लान था कि ये उनका आखिरी चोरी होगा, जिसके बाद वो खुद का कोई बिजनेस स्टार्ट कर लेंगे। और इसीलिए उन लोगों ने चोरी किया और वहां से सीधा भाग आए। उन लोगों ने 30 लाख रुपए चुराए, लेकिन इस बारे में ओनर ने कोई पुलिस रिपोर्ट नहीं किया क्योंकि ये ब्लैक मनी था। भूपेंद्र पहुंचता है उसी घर में जहां मिस्टर सचदेवा यानी कि वही आदमी जिसके घर से 30 लाख रुपया चोरी हुआ। भूपेंद्र उससे बात करता है, लेकिन मिस्टर सचदेवा उससे बात छुपाता है कि उसके पास कोई ब्लैक मनी नहीं है। लेकिन भूपेंद्र उसकी बात नहीं मानता, इसलिए मिस्टर सचदेवा कहता है कि हम लोग आपस में ही कुछ जुगाड़ कर लेते हैं। अब आया मिस्टर सचदेवा लाइन पर। पुलिस लॉयर के दिखाए गए सीसीटीवी फुटेज को क्रॉस चेक करते हैं और उन्हें पता चलता है कि सही में जुगनू और आजाद रात भर उसी होटल में थे लॉयर के साथ, यानी कि उन लोगों ने मर्डर नहीं किया है। तो वहीं भूपेंद्र वर्तिका को बताता है कि उन लोगों ने सही कहा कि जुगनू और आजाद ने चोरी किया है और ये पैसा ब्लैक में था, इसीलिए इसे रिपोर्ट नहीं किया गया। अब ये जानकर कि जुगनू और आजाद सच में बेगुनाह हैं, वर्तिका कमिश्नर को कॉल करती है और उन दोनों को छोड़ने का परमिशन मांगती है, लेकिन कमिश्नर मना कर देता है। कहता है कि तुम कौन होती हो ये कहने वाली कि वो गलत नहीं है, ये कोर्ट प्रूफ करेगा।
लेकिन वर्तिका कमिश्नर से सहमत नहीं है और पूछती है कि अगर कोर्ट उन्हें डेथ सेंटेंस दे दे तो क्या होगा। चांदनी अपनी माँ वर्तिका को कॉल करती है और वो काफी खुश है कि फाइनली दिल्ली पुलिस ने कच्छा बनियान के 2 लोगों को पकड़ लिया है। लेकिन वर्तिका कहती है कि ये सब उसके लिए आसान नहीं है और वो बताती है कि ये लोग कच्छा बनियान गैंग के लोग नहीं है। चांदनी कहती है तो पुलिस ने उन्हें पकड़ा क्यों है? वर्तिका कहती है क्योंकि वो लोग गरीब हैं। चांदनी पूछती है तो क्या आप अब उन्हें जाने दोगे? लेकिन वर्तिका के लिए ये इतना आसान नहीं है क्योंकि उसे अपने सीनियर्स को जवाब देना होगा। वर्तिका भूपेंद्र और जयराज को बताती है कि आज रात 9 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस है जहां उन्हें मीडिया के सामने जुगनू और आजाद को प्रेजेंट करना होगा और कोई भी इस न्यूज से खुश नहीं है। तो वहीं बाकी सारे लोग को छोड़ दिया जाता है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सारे रिपोर्टर्स वर्तिका के ऊपर टूट पड़ते हैं ये पूछने के लिए कि ये ट्राइबल लोग हमेशा से ही क्राइम करते आए हैं तो दिल्ली पुलिस इसके लिए कुछ कर क्यों नहीं रही है। लेकिन कमिश्नर ने जैसा कहा था वैसा वर्तिका नहीं करती। वो उनसे सच बोलती है कि जुगनू और आजाद कच्छा बनियान गैंग से नहीं है और इस वजह से भूपेंद्र जुगनू और आजाद को छोड़ देता है। इसके बाद हम कुछ लोग को देखते हैं जो रात 12 बजे के लिए तैयार हो रहे होते हैं। उनके बैग में तेल होता है, समझ जाओ ये लोग कौन है। और वो 3 लोग मिलकर एक घर के बाहर रुकते हैं और वहां देखते हैं एक घर में जहां पार्टी चल रहा होता है, जहां ज्यादातर बुजुर्ग लोग ही हैं, लेकिन उस पार्टी में एक बच्चा भी होता है और इसीलिए वो लोग वहां से निकल जाते हैं। कमिश्नर वर्तिका पे बहुत गुस्सा है कि उसे जैसा बोला गया था उसने वैसा नहीं किया और इसलिए अब वर्तिका के पास ज्यादा टाइम नहीं है क्योंकि अब वर्तिका को कभी भी इस केस से निकाल दिया जा सकता है। वर्तिका पुलिस स्टेशन पहुंचती है और इसके बारे में वो बाकियों से बात करती है और उसे नहीं लगता कि ये गैंग रैंडमली अपना विक्टिम्स चुन रहा है। जितने भी लोग मरे हैं उनमें कोई ना कोई लिंक तो जरूर है। वर्तिका की बेटी चांदनी मैसेज करती है और अपने माँ से कहती है कि उसने जो किया सही किया। वर्तिका ये मैसेज देखकर मुस्कुराती है। उन्हें एक नाम मिलता है एक ब्यूटी पार्लर का जहां वो जाती है, जहां रोमिला अरोरा यानी कि जिसका फर्स्ट एपिसोड में मर्डर हुआ था वो जाया करती थी। और पता चलता है कि ये लड़की और एक लड़की जिसका नाम करिश्मा था, ये दोनों लड़की रोमिला को हमेशा अटेंड करती थी। लेकिन अचानक ही एक दिन करिश्मा ने काम करना छोड़ दिया, जिसके बाद हम उसी लड़की को देखते हैं जो उस गैंग में काम करती है और यही करिश्मा है। वो आती है एक जगह पर जो अंडर कंस्ट्रक्शन है और उसे देखकर ऐसा लगता है कि वो यहाँ अपना पार्लर खोलने वाली है। अनीता की माँ का जो एक लॉकेट चोरी हुआ था पुलिस को वो एक दुकान में मिलता है। दुकानदार से पता चलता है कि ये लॉकेट एक औरत उसे देने के लिए आई थी और उसने झूठ कहा कि ये उसका खानदानी धरोहर है और वो इसे मजबूरी में बेच रही है। इसके बाद दोनों जूस पीते हैं और सीसीटीवी फुटेज को देखते हैं और देखते हैं उस औरत को देने के लिए सच में एक बूढ़ी औरत आई थी। जयराज एक और ज्वेलरी दुकान में जाता है ढूंढने के लिए कि कहीं वो औरत कुछ और जेवर बेचने के लिए तो उस दुकान में नहीं आई थी और पता चलता है कि वो यहाँ आई थी और दुकान में काम करने वाले इस लड़के ने उस बूढ़ी औरत को ऑटो रिक्शा स्टैंड में छोड़ा था और उस लड़के से पता चला कि वह बूढ़ी औरत जंगपुरा के लिए निकली थी। तब हम उस खूनी गैंग वाले मेंबर्स को देखते हैं जो लोग पैसा आपस में बांट रहे होते हैं जो उन्हें मिला है ज्वेलरी को बेचकर। इसके बाद पुलिस पहुंचती है जंगपुरा और वहां जाकर दवाई दुकानों में पुलिस पूछताछ करना शुरू करती है कि क्या ये बूढ़ी औरत उनके दुकान में आती थी दवाई खरीदने के लिए। एक दुकानदार उस बूढ़ी औरत को पहचान जाता है और वो नीति को बोलता है कि वो सामने ही एक घर में रहती है अपने पोते गुड्डू के साथ। ये जानकर नीति, भूपेंद्र, सुधीर उस बूढ़ी औरत के घर पहुंचते हैं जिसका नाम सरस्वती है, पर उसके मुंह से तो सिर्फ गाली ही निकलता है और वो पुलिस का नाम सुनकर दरवाजा बंद कर देती है। तीनों जबरदस्ती उसके घर में घुसते हैं और सुधीर को डब्बे के अंदर ज्वेलरी मिलता है, लेकिन वो बूढ़ी औरत कहती है कि ये जेवर उसकी माँ ने उसे दिया है। सरस्वती पुलिस स्टेशन चलने को तैयार ही नहीं हो रही, इसीलिए जयराज उसे डराने के लिए कहता है कि मेरे पास एक ऐसा इंजेक्शन है जिसे लगाने के बाद आप सीधा 48 घंटे के बाद उठेंगी। ये सब हम करना नहीं चाहते, इसलिए आप हमारे साथ चुपचाप चलिए। अब हम उसी खूनी गैंग को देखते हैं जिसमें ये 2 लोग ये काम अब नहीं करना चाहते, लेकिन ये लड़की करिश्मा उन लोगों को कहती है कि तुम लोगों की सोच बहुत ही छोटी है, हमें और भी काम करना चाहिए क्योंकि ये लोगों के पास बहुत पैसा है, बहुत सारे ज्वेलर्स हैं और वो बस एक घर और ट्राई करना चाहती है। इसके बाद उनके पास अभी से 2 गुना ज्यादा पैसा होगा।
पुलिस स्टेशन में नीति उस बूढ़ी औरत से क्वेश्चन पूछती है, लेकिन उसके मुंह से तो सिर्फ जहर ही उगलता है। आशुतोष गुड्डू का पता लगवाता है कि उसका असली नाम पवन गुलाटी है, वो 22 साल का है और उसके नंबर को ट्रैक करवाने के लिए वर्तिका कमिश्नर से परमिशन मांगती है। उसके बाद वर्तिका आती है उस बूढ़ी औरत से क्वेश्चन करने के लिए। अब कम से कम वो ठीक से जवाब दे। वर्तिका उसे बताती है कि तुम्हारे पोते ने लोगों को मारा है, उनका सामान चुराया है और वही सामान तुम्हारे घर में है। लेकिन सरस्वती कहती है कि उसका गुड्डू सिर्फ चोरी करता है। वर्तिका उसे फोटो दिखाती है कि तुम्हारे पोते ने तुम्हारे जैसे ही लोगों का सिर कुचला है। फिर हम उसी खूनी गैंग को देखते हैं और एक लड़का दूसरे लड़के से कहता है कि हमें उस लड़की को मार देना चाहिए और उसका जो भी पैसा होगा हम आपस में बांट लेंगे। अब गुड्डू का लाइव लोकेशन मिलने के बाद पुलिस उसके पीछे जाती है और एक गैरेज में घुसते हैं और उन्हें गुड्डू मिल जाता है, लेकिन वो गोली चलाने की कोशिश करता है, लेकिन किसी तरह जयराज उसे काबू कर लेता है। पर भूपेंद्र को गोली लग जाती है। गोली बुलेट प्रूफ जैकेट के आर पार चली गई। वर्तिका जल्दी से निकलती है तो वहीं ये गैंग वाले लोग अपने साथी यानी कि गुड्डू का इंतजार कर रहे होते हैं और गुड्डू को नहीं आता देख वो लोग उसी घर के अंदर जाते हैं जिस घर के सामने वो लोग पिछले रात रुके थे। लेकिन बूढ़े कपल को शक हो जाता है कि उनके घर में कोई तो घुस आया है। तो एपिसोड 5 के स्टार्टिंग में देखते हैं कि वो लड़का बाहर गाड़ी में बैठा होता है और वो लड़का पुलिस को आते हुए देखता है और अंदर अपने साथियों को खबर देता है और इसीलिए वो लोग जल्दी से वहां से भाग जाते हैं। भूपेंद्र जो बुरे तरीके से घायल हो चुका है उसे हॉस्पिटल लाया जाता है। गुड्डू को पुलिस स्टेशन में पीट पीट कर पूछा जाता है कि उसने मर्डर किया है कि नहीं और वो ज्वेलरी कहाँ से आया। आशुतोष एक लड़के उमेश को बुलाता है और उससे कहता है कि उसे किसी भी तरह इस मोबाइल को रिपेयर करना होगा और ये मोबाइल गुड्डू का है। फिर वर्तिका गुड्डू से बात करने के लिए आती है और उससे आराम से पूछती है कि तुम मुझे अपने गैंग मेंबर का नाम बताओ, लेकिन वो कहता है कि उसने कुछ नहीं किया। वर्तिका कहती है कि जो लोग मर्डर करते हैं उन्हें सीधा फांसी दिया जाता है, जिसे सुनकर गुड्डू डर जाता है और वो कहता है कि मैंने ये सब नहीं किया, ये तो उन लोगों का काम था। वर्तिका पूछती है किसका काम था, कितने लोग हैं। गुड्डू कहता है 4 लोग हैं, थर्मल, बबलू, करिश्मा, वही करिश्मा जो ब्यूटी पार्लर में काम करती है, और चौथा है गुड्डू। अब ये सब के बाद नीति उस ब्यूटी पार्लर में कॉल करती है और उसे पता चलता है कि करिश्मा का पूरा नाम करिश्मा सोलंकी है और उससे एक फोन नंबर भी मिलता है। गुड्डू के फोन से एक फोटो मिलता है। करिश्मा थोड़ी गुस्सा है क्योंकि कल का प्लान उनके काम नहीं आया, लेकिन उसका बॉयफ्रेंड बबलू उसे कहता है शांत रहने के लिए। और ये लड़का जिसका नाम थर्मल है कहता है कि उनका 40 लाख रुपया गायब है और वो बबलू से कहता है कि तुम अपनी करिश्मा से पूछो। वो करिश्मा से पूछता है तो पता चलता है कि करिश्मा ने अपनी ब्यूटी पार्लर की जगह खरीदने के लिए 40 लाख रुपया डाउन पेमेंट में दिया है और उसमें थर्मल और गुड्डू का शेयर था। पर करिश्मा को इससे घंटा फर्क नहीं पड़ता। वो कहती है कि अगली चोरी में हम एडजस्ट कर लेंगे, लेकिन बबलू इससे बहुत गुस्सा होता है और उसे धमकाता है कि वो उसे मार देगा और उसे पूछता है कि वो आदमी कहाँ रहता है जिसे तुमने 40 लाख रुपया दिया है। इसके बाद थर्मल और बबलू निकलने वाले होते हैं, लेकिन करिश्मा थर्मल और बबलू का सिर फोड़कर मार देती है। पुलिस को गुड्डू के फोन से एक एड्रेस मिलता है। वहां के लिए पुलिस निकलती है और पहुंचते हैं उसी खूनी गैंग के घर में और उन्हें वहां 2 डेड बॉडीज मिलता है, थर्मल और बबलू का, और करिश्मा गायब होती है। अगले दिन हॉस्पिटल में भूपेंद्र को होश आता है। उसके सामने उसकी बेटी रेबा होती है। जयराज और सुधीर वर्तिका को बताते हैं कि उनके गैंग में से 2 लोगों की हमें डेड बॉडी मिली। शायद उन लोगों के बीच आपस में ही झगड़ा हो गया होगा। वर्तिका को पता चलता है कि करिश्मा सोलंकी का फोन नंबर असली में लता कुमारी के नाम से रजिस्टर्ड है। वो गाजियाबाद के जुवेनाइल कस्टडी में भी रह चुकी है और उसका घर गाजियाबाद में है। तुरंत वर्तिका और पूरी टीम गाजियाबाद के लिए निकलती हैं और लता कुमारी के घर में वो लता कुमारी के पति प्रकाश सोलंकी से मिलते हैं। प्रकाश अपनी बीवी से नफरत करता है और डीसीपी उसे बताती है कि तुम्हारी बीवी ने कत्ल किया है। प्रकाश बताता है कि 6 महीने पहले ही वो उसे छोड़कर चली गई और वो घर के सामने ही करिश्मा ब्यूटी पार्लर में काम किया करती थी। वर्तिका और नीति करिश्मा ब्यूटी पार्लर में पहुंचती हैं और वहां की ओनर करिश्मा से वर्तिका पूछती है लता के बारे में और वो बताती है कि हाँ, इस नाम की लड़की यहाँ काम करती थी। वर्तिका उसे बताती है कि अब वो लड़की दिल्ली में रहती है और वो अब आपका नाम यूज करती है। तब करिश्मा डीसीपी को बताती है कि लता उसे बहुत सवाल किया करती थी, यहाँ तक कि वो मेरा स्टाइल भी कॉपी करती थी। इसके बाद हम करिश्मा यानी कि लता को देखते हैं। वो एक घर में आती है।
इसके बाद हम नीति को देखते हैं जो भी बहुत दिनों के बाद अपने घर जाती है थोड़ा रेस्ट लेने के लिए, लेकिन उसका और उसके हस्बैंड देवेंद्र का झगड़ा हो जाता है। वर्तिका हॉस्पिटल में भूपेंद्र से मिलने आती है और इस केस के बारे में उसे अपडेट देती है। वर्तिका उस औरत यानी कि लता के बारे में कहती है कि वो बहुत चालाक है, वो अपने पीछे कोई भी सुराग छोड़कर नहीं गई, वो अपने ग्रुप का सारा पैसा लेकर भाग गई। वर्तिका आशुतोष को कॉल करती है और उसे पूछती है कि लता के फोन नंबर से कुछ भी रिकॉर्ड्स मिला। आशुतोष बताता है कि उसके नंबर से एक धोबी का नंबर मिला और 4 रेस्टोरेंट्स का नंबर मिला है, और लता एक रेस्टोरेंट को फोन करती थी बिल्कुल सुबह सुबह, और वो भी बिल्कुल मर्डर के अगले दिन। आशुतोष उस रेस्टोरेंट के मालिक का एड्रेस देता है सुभाष को। तो वहीं लता न्यूज में अपनी ही न्यूज देख रही होती है कि उसने क्या कांड कर दिया है। वर्तिका देखती है कि नीति वापस अपने काम पर आ चुकी है। वो उसे पूछती है क्या तुम ठीक हो। नीति बताती है कि उसके घर में कुछ प्रॉब्लम्स चल रहे हैं। अब उस रेस्टोरेंट के ओनर यानी कि योगेश को बुलाया जाता है और वर्तिका उससे लता के बारे में पूछती है। वो लड़का बताता है कि वो बहुत सारा खाना ऑर्डर करती थी। वर्तिका पूछती है कि इतनी सुबह सुबह कौन डिलीवरी करता है, सुबह के 5:55 में। और तब जाकर योगेश बताता है कि वो लता को एक घर दिलाने में मदद किया था जो लंबी गली सुभाष नगर में है। अब ये जानकर पुलिस बिना वेट किए उसी एड्रेस पर पहुंच जाती है। तो वही हम लता को देखते हैं जो पुलिस को आते हुए देख लेती है और वो वहां से भागने लगती है। पुलिस उसका पीछा करती है और आखिरकार वो पकड़ी जाती है। वर्तिका लता से क्वेश्चन करती है और उसे पूछती है कि तुमने उन्हें क्यों मारा। लता बताती है कि अगर वो उन्हें नहीं मारती तो वो दोनों लता को मार देते हैं। इसके बाद लता बताती है कि रोमिला अरोरा उसके पार्लर में आया करती थी और लता उसकी बहुत खातिरदारी करती थी, और रोमिला उसे कहती थी कि वो उसके पार्लर के लिए उसे पैसे भी देगी। लेकिन जब दूसरे दिन लता इस बारे में रोमिला से बात करती है तो रोमिला उसे कहती है कि अब बेकार की बात मत कर, अपने काम पर ध्यान दे। अगर पैसे देने ही नहीं थे तो रोमिला ने उसे प्रॉमिस क्यों किया। वर्तिका पूछती है तो क्या इसलिए तुम लोगों को मारने लगोगी, जिस पर लता का कहना है कि ये दिल्ली है, जो मांगने से नहीं मिलता वो छीनना पड़ता है। वर्तिका अनीता को कॉल करती है और उसे बताती है कि गुनहगार अब उनके कस्टडी में है और वो एक औरत है। अनीता ये सुनकर हैरान रह जाती है कि एक औरत ऐसा कुछ घिनौना काम कर सकती है। वर्तिका प्रेस कॉन्फ्रेंस में सभी को बताती है कि उन्हें इस गैंग में काम कर रहे 4 लोगों के बारे में पता चला और 2 की हमें डेड बॉडीज मिली और 2 उनके कस्टडी में है। कमिश्नर खुश होकर कॉल करता है और वो वर्तिका को कहता है वेल डन, और उसे एक खुशखबरी देता है कि मिनिस्ट्री ने वर्तिका को प्रमोट कर दिया है। अब वर्तिका DIG है, लेकिन सैडली अब उसका ट्रांसफर हो चुका है। वर्तिका थोड़ी दुखी है और आखिरी सीन में हम उसे घर जाते हुए देखते हैं। और इसी के साथ डेली क्राइम सीजन 2 यही एंड होती है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही मूवीज और टीवी सीरीज एक्सप्लेनेशंस के लिए।